बेनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर कभी हाथी झूमता था। हाँ, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सर पर ही सवार रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपए वार्षिक से अधिक थी ना। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध तो सुबह उठकर यूं ही पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा थोड़ी विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को थोड़ा निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका कुछ विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे, और इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ जरूर लेते। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे, और यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी कुछ निंदक सी थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में संकोच न करती। अब स्वयं उनकी पत्नी को ही उस विषय में उनसे विरोध था, और वो इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहां विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे प्यार बहुत करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माँ बाप भी कुछ अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न तो यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही दिखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी थी, यहाँ तो नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़ों का तो क्या कहना, कोई सजी हुई वेली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था।
किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावच से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह ही देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक था ना। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा कि घी सब मांस में पड़ गया। तो लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है और इतनी जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया कि आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, मैंने सब मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की ये ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई और तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदियां बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला कि जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली कि वो होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपड़ उजड़ ठाकुर से रहा न गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला कि जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसको भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी जोर की चोट आई। क्रोध के मारे हवा के हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या के समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बात किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर से साक्षी दी, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा कि आखिर बात क्या हुई। लाल बिहारी बोला कि कुछ भी नहीं, यूं ही अपने आप ही उलझ पड़ी, मैके के सामने हमें कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गया। वो भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने ये घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली कि जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ बोला, इतनी गर्म क्यों होती हो, क्या बात है, साफ साफ कहो। आनंदी बोली, क्या कहूं, ये मेरे भाग्यों का फेर है, नहीं तो वो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का शऊर नहीं है मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ ने कहा, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पांव भर से अधिक ना था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ दे मारी। यदि हाथ से रोकूं ना तो सर फट जाए।
उसी से पूछो, मैंने जो कहा वो सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक हो गया उस छोकरे का ये साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगे, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़ा धैर्यवान और शांत पुरुष था। उसे कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलता रहा। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोला कि दादा, अब इस घर में मेरा निबाह नहीं होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य कि आज उसे स्वयं ये बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों भाई, क्या हुआ? श्रीकंठ ने कहा कि इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा कि घर पर रहता नहीं। यहां मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं है, कोई एक दो कह ले वहां तक मैं सुन सकता हूं, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह को जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करता था। उसके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला कि बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उन्हें बहुत सिर चढ़ाना ठीक बात नहीं है। श्रीकंठ बोला, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कितने घर संभले हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और सुन न सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। एक स्त्री के पीछे? बेनी माधव ने पूछा। जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के कई और सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आकर बैठ गए। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वो कहा करते थे कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए किताबों का कीड़ा है, बेनी माधव बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को तुरंत ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहे झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ न सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसकी समझ में नहीं आई। बोला, लाल बिहारी अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव बोले कि बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल चूक हुई है, तुम बड़े हो, उसे माफ करके आगे बढ़ो। श्रीकंठ बोला, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। यदि आपको वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा दीजिए, मैं अपना भार खुद संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना है तो उससे कहिए कि जहां चाहे चला जाए, और ये मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले।
बाप का भी बड़ा मान करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उसने कभी उसे घुड़का तक ना था। इसलिए वह इलाहाबाद से आता तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाता। मुकद्दर की जोड़ी उसने बनवा दी थी। पिछले साल उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ा था, तो श्रीकंठ ने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई संदेह न था कि उसे अपनी बात पर पछतावा हो रहा था। भाई के आने से एक ही दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया कहेंगे क्या, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख कभी ना होता। पर भाई का यह कहना कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से न सहा गया। वह रोता हुआ घर गया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आके बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। मैं फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आया। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गया, मानो उसकी परछाई से दूर भाग रहा हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी। वो स्वभाव से दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि इतने गर्म क्यों हुए। उसे इस बात का भय भी लगा था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कह दिया तो मैं क्या करूंगी। इसी बीच में उसने जब लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े हुए यह कहते सुना कि मैं जाता हूं, मुझसे जो अपराध हुआ है क्षमा करना, उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वो रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोला, तो मैं क्या करूं? आनंदी बोली कि भीतर बुला लो, मेरी जुबान में आग लगे, मैंने कहां से ये झगड़ा उठा लिया। मैं नहीं बुलाता। वो बोली, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही है, ऐसा ना हो कि कहीं चल दें। श्रीकंठ ना उठा। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं उन्हें अपना मुंह भी ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने पूछा, कहां जाते हो? जहां कोई मेरा मुंह न देखे। हाँ, मैं नहीं जाने देती। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं भाभी। आनंदी बोली, तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पग भी जो आगे बढ़ाया। लाल बिहारी बोला, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ है, मैं तब तक इस घर में कदापि न रहूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। आनंदी बोली। अब श्रीकंठ का भी हृदय पिघला। उसने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा कि भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो भी दंड दोगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा अवसर कभी ना आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां तो भाई ऐसी ही होती हैं।